ओके, सो जैसे कि हमने लास्ट जो लेक्चर किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का, जो कि हमारा फोर्थ चैप्टर है क्लास 10th मैथमेटिक्स, इसमें हमने देखा था कि इसके अंदर जो मेथड होते हैं दो, जो कि हमने है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के सीखे थे। जिसमें सबसे पहला हमारा मेथड था जो नॉर्मली सभी करते आए हैं, अपन लोअर क्लास में भी करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब फैक्टराइजेशन करके आप है ना कह रहे कैसे एक्स की दो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, वो हमने सीखा था प्रीवियस लेक्चर में। और एक हमने सीखा था नया, जो कि था हमारा क्या, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वो थोड़ा सा है ना कह रहे लेंदी मेथड था, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड था। और वो समझाने के मामले में लेंदी है, लेकिन एक्चुअली में देखे तो बड़ा इजी है। ठीक है, और उससे हर तरीके से आंसर आ सकता है। ओके, तो मैंने लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर में वो दोनों मेथड बता दिए हैं। अब अपन क्या करते हैं, अपन जैसे जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, इसमें टोटल 4 एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 वीडियोस इसके बनेंगे, लेक्चर बनेंगे। ठीक है, जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो हर एक लेक्चर में आप कुछ नया जानेंगे, और वो जो हमने मेथड सीखे थे उनको मैं अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। इनडायरेक्टली मेरे लेक्चर में सारे क्वेश्चंस और डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं ये सब कवर करवाऊंगा। तो चलो, आज हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ याद रखना, अगर मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में करवाने जाऊंगा तो आप सब भी जानते हैं टाइम बहुत कंज्यूम होगा, और टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर आवर लाइफ। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगा और उन्हीं पे मैं जोड़ दूंगा। आपको चाहना टेंशन नहीं करनी है, आपको बस मेरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करना और समझना है कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ और क्या क्राइटेरिया अपनाता हूँ। आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा है यहाँ पे, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई आप इन सब को जो आपको दे रखे हैं, ये अलजेब्रा जो कि आप 8th क्लास से सॉल्व कर रहे हो, इनको बस आपको अगर आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी लगा के, या फिर केवल मल्टीप्लाई करके अगर हो रहा है तो वो सब करके, और लेफ्ट से राइट में ऐसे शिफ्टिंग करके सॉल्व कर करा के आपको एक फॉर्मेट लेके आना है। फॉर्मेट किस चीज़ का, आपको बस ये फॉर्मेट लाना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जरूर नहीं है ज़बरदस्ती लाना है, किसी में आएगा किसी में नहीं आएगा। अगर किसी में आता है ये फॉर्मेट, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ए बी सी तो किसी में है नहीं, तो ये जनरल फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। इस फॉर्मेट में आना चाहिए, ना कि ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो जब ये है ना इस फॉर्मेट में आंसर आपका आया, कहने का मतलब अगर आपको किसी भी इक्वेशन में इन है ना टोटल 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आपको किसी में भी अगर एक्स स्क्वायर की टर्म भी दिख गई, तो समझ जाना वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। वापस बोल रहा हूं, अगर आपको एक्स स्क्वायर की टर्म भी दिख गई तो समझ जाना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें एक्स के कोफिशिएंट आ रहा है कि नहीं, मतलब एक्स का टर्म आ रहा है कि नहीं, कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं, एक्स स्क्वायर दिख गया तो वो क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो मैं आपको कुछ है ना के क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज है हमारी 4.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसा करता हूँ, उसका मैं सबसे पहला क्वेश्चन एक बार आपको करके बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है देखिएगा ज़रा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है देखिएगा ज़रा ध्यान से। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एक्स माइनस 3। अब क्या करना है इसको, तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है। तो देखो, एक परफेक्ट तरीका जो होता है लिखने का किसी भी चीज़ को, तो उसमें क्या होता है कि अगर कहीं भी आइडेंटिटी लग रही हो या फिर कुछ भी हो रहा हो जिसमें अगर कोई फॉर्मूला यूज़ हो रहा हो, तो पहले उसको क्या करो, हमेशा राइट साइड में जो आपका ब्लैंक स्पेस होता है वहाँ पे उस फॉर्मूले को लिखो जो आप अप्लाई करने वाले हो। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ अप्लाई करते हैं इसको हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x इंटू 1 तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर तो वो तो 1 ही रहेगा। इधर क्या करेंगे, तो ये 2x माइनस 6, मैंने इस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड में, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। नोट करो, ऑलरेडी वहाँ पे प्लस 2x था। ठीक है, और ये जो प्लस 2x है ये लेफ्ट में गया तो माइनस हो गया,
और उधर ऑलरेडी +1 था, और ये जो -6 है ये वहाँ जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल सॉल्व होके क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और 6 + 1 7 हो जाएगा। तो ये जो आपका इक्वेशन बन के आया है, तो मैंने इसीलिए आपको बोला था, देखो ax² + bx + c = 0। तो आपको ये कंपल्सन है, ये टर्म कंपल्सरी है, बाकी ये दोनों, इन दोनों का साथ होना, इनमें से किसी भी एक का होना या फिर इनमें से किसी का नहीं होना, ये कहना कह रहे टेम्पररी है। इस पे डिपेंड नहीं करती कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, इस पे डिपेंड करती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है, तो वो होनी चाहिए। तो देखो x² आ रहा है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। और कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन दिख रहा है तो कर सके तो हम सेम, ये जो ऊपर आपने क्वेश्चन देखा ये सेम क्वेश्चन इस टाइप का है, ठीक है, यहाँ पे भी यही है। आपको क्या करना है, a + b का होल क्यूब। आइडेंटिटीज़ आप कहोगे तो मैं इस लेक्चर के अंदर आपको बहना कह रहे साइड में एज अ स्लाइड के रूप में डाल दूंगा सारी, ठीक है, तो बस वो आपको इसमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे a + b का होल क्यूब लगेगा, उसको ओपन करना है, फिर इस 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और इन सबको यहाँ शिफ्ट कर देना है, फिर कटिंग होके जो भी निकल के आता है तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि वो आंसर क्वाड्रेटिक है या नहीं। इसी तरीके से यहाँ देखो क्या है, इन दोनों क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी दोनों ब्रैकेट्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, और जब इनको लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो चेक करना है क्वाड्रेटिक बन रही है या नहीं। तो नोट करो, मेरे को तो देख के पता चल रहा है नहीं बन रही है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों तो दोनों के अंदर x² आएगा और इधर भी है ना x² आएगा, तो वो तो दोनों कट ही जाएंगे। तो ये दोनों, ये पूरी है ना क्या टर्म केवल x के फॉर्मेट में आएगी, कहने का मतलब ये लीनियर बनेगी, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसको अगर मैं बोलता हूँ तो 2x × x करता हूँ तो क्या बनेगा, 2x²। तो इसके अंदर तो लेफ्ट साइड में तो 2x² आएगा और इधर साइड x² आएगा, हाँ, तो ये हो सकती है, ठीक है, ये है। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ x² है और क्या इधर साइड कोई x² बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये है, क्योंकि सब जब यहाँ पे लेना मल्टीप्लाई होकर ये सब इधर जाएगा तो कोई है ना x² तो कटेगा नहीं, वो तो प्रेजेंट है, वो रहेगा ही, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे भी अगर देखते तो x × x x² बनेगा और यहाँ पे 2x × x अगर है ना मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों ब्रैकेट होंगे तो क्या बनेगा, 2x²। तो अगर ये x² इधर जाता भी है तो 2x² को सब्ट्रैक्ट करके ये x² देगा, लेकिन x² को हटाएगा नहीं, तो इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक है। तो देखो मैं सब ऑरली कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है ये सब मल्टीप्लाई होके क्या करने वाले हैं, तो आपको बस इसे करके देखना है, आपको बस ये करके देखना है। यहाँ पे अब देखो, तो यहाँ मैं देख के बता सकता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x² है प्लस 3x + 1, तो यहाँ पे x² है, और इधर साइड x - 2 मतलब a - b का होल स्क्वायर जब सॉल्व होगा तो यहाँ पे भी x² बनेगा, तो दोनों ही x² कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी कहना क्या रही, यहाँ पे x² टर्म नहीं बचेगी, तो इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं है। यहाँ नोट करते तो x का क्यूब बनेगा, इधर x का क्यूब बनेगा। अब यहाँ मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे जब a - b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा तो इसमें है ना x² की टर्म कैसी आएगी, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है कि ये 4x² इधर आता है या नहीं, और अगर आता है तो कट जाएगा, नहीं आया तो कुछ ना कुछ x² टर्म बचेगी। ये तो पक्का है कि x³ वाली टर्म कैंसिल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे x³ बनेगा, इसमें भी x³ है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये मे और मे नॉट बी वाला केस हो गया, इसको तो सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने ये जो ऑरली तुम्हें है ना ये तरीका समझाया, ये मैंने बोला, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ये कह के भी तो छोड़ सकता था कि भाई आप सीधा इसको है ना सॉल्व कर देना, मैं आइडेंटिटी डाल दूंगा, आप उसको है ना करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी आपका जो सिलेबस है, आपका जो पैटर्न बना है एग्ज़ाम का, पेपर का, उसके अंदर एमसीक्यूज़ भी आते हैं। तो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो अभी आपको तरीका बताया समझाने का, मैंने जो अभी खुद ने गैस करने का तरीका देखा, ये तरीका आपको भी आना पड़ेगा, तब भी आप वहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, वरना हर क्वेश्चन का आप सॉल्व करने थोड़ी बैठोगे, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन पहले हम समझ लेते हैं क्या है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिचुएशन बतानी, मतलब फॉर्म में आपको है ना लिखना है सिचुएशन को, ठीक है। तो क्या लिखा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, okay, the length of the plot is one more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot, okay। तो हमें करना क्या है भाई, यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो ऑब्वियस है लेंथ और ब्रेथ तो होगी उसकी। अब उन्होंने क्या किया कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया पहले से दे दिया है,
और फिर लेंथ और ब्रेथ के बीच में रिलेशन बता दिया है। ये यूजुअल क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में जो आने वाली है, हर बार आती है, हर जगह आती है, तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, प्रैक्टिकली सोचो। पहला रूल तो क्लियर है कि ये बनेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों, उसी का तो चैप्टर हम कर रहे हैं। और एरिया की जब बात आ जाती है तो वहाँ पे हमेशा क्या बनता है, ऑब्वियस है कोई क्वाड्रेटिक ही इक्वेशन बनती है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो और ऊपर से इन्होंने क्या किया है, लेंथ को ब्रेथ से रिलेट किया है। तो जब ऐसा होता है तो ऑब्वियस है, अगर हम ब्रेथ को x मान लेते हैं तो लेंथ अपने आप ही है ना ब्रेथ की डिपेंडेंट होती है, इसलिए x के फॉर्मेट में वो भी आ जाती है किसी ना किसी तरीके से फॉर्म में, ठीक है। और लेंथ और ब्रेथ हमें पता है एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, तो दोनों है ना कह रहे एक्स की टर्म ही है, दोनों में पुट करते हैं एल और बी में, तो मल्टीप्लाई होकर क्या बनाती है, क्वाड्रेटिक बनाती है। तो देखो जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट लेंथ एंड ब्रेथ जो हमें पता नहीं है, तो ऐसे करता हूँ। अब आप चाहो तो एक मैं ना दो तरीके बताता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बी वाई एंड एक्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। या फिर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो लेट बी, जिसको बोलेंगे ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी एक्स, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सही रहेगा, इजी भी रहेगा, ठीक है। वरना वो भी कोई गलत नहीं है, वो भी मान सकते हो। इससे क्या होगा कि फिर आपको एल नहीं लिख के हर जगह क्या लिखना होगा, वाई लिखना होगा। लेकिन एक्स की वैल्यू जैसे आप बी जो है जो एक्स में आएगा उसको आप इसमें पुट करोगे तो अंडरस्टूड है वाई चला जाएगा। तो ये मत सोचना कि सर आपने एक्स वाई माने तो क्या कहीं है ना ऐसा ना हो जाए कि सिंगल वेरिएबल की जगह दो वेरिएबल का कुछ फॉर्म आ जाए, ऐसा नहीं होगा, आएगा तो सिंगल वेरिएबल का ही। लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको अभी मत ध्यान दो, आप इस पर इंपॉर्टेंट रखो, ये हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, इसको ध्यान दो। आपको यहाँ से शुरुआत करनी है, क्या स्टार्ट करना है आपको कि लेट करो, जो भी सबसे छोटी चीज़ होती है, जो भी आपको जिस पे कुछ ना कुछ डिपेंड रहता है, जैसे लेंथ किस पर डिपेंड है, ब्रेथ पे, और लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करनी है। तो ब्रेथ पे डिपेंडेंट है क्योंकि लिखा है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो फिर इसका मतलब हमें क्या करना है, ब्रेथ को ही लेट करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है। हमेशा याद रखो, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, आप हमेशा बैक साइड से स्टार्ट किया करो। ब्रेथ है तो सबसे पहले लिखो एक्स, फिर बोला है ट्वाइस इट्स ब्रेथ तो लो ट्वाइस किया, फिर बोला है ना 1 मोर देन ट्वाइस तो 1 मोर किया, और ये पूरा किसके इक्वल है, तो इज। देखो मैं तुम्हें है ना केवल इंग्लिश को मैथ्स में ट्रांसफर करने का तरीका बता रहा हूँ। गूगल ट्रांसलेट है ना जो होता है यूज़ करता है ना, वैसे ही तरीके से मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ कि उसके अंदर तो इंग्लिश को है ना कह रहे मैथ्स में कन्वर्ट करने का सिस्टम ही नहीं होगा। मैं आपको वो तरीका सिखा रहा हूँ, तो अच्छे से समझना क्या है कि ये जो लैंग्वेज दी है, इस लैंग्वेज को कैसे मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किया जाता है वो समझो ज़रा ध्यान से। कि मैंने द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, जब इज आया है तो इसका मतलब समझ जाओ कि लेंथ लेफ्ट साइड में रहेगी और इज मतलब है इक्वल टू, ठीक है। 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो सबसे पहले पीछे से जैसे मैंने बोला स्टार्ट करो, तो क्या करना है, ब्रेथ लिखो, एक्स लिख दी। ब्रेथ हमारी क्या है, ये देखो हमने क्या मानी थी, ब्रेथ एक्स मानी थी, तो एक्स लिख दी। फिर बोला है कि ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम्स, तो इंटू 2। फिर मोर देन 1 बोला है, क्या लिखा है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो 1 मोर बोला है, 1 मोर मतलब +1 कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई, लेंथ आ गई। अब करना क्या है आपको, तो भाई आपको टोटल एरिया दे रखा है 528, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे, वी नो दैट एरिया इक्वल टू कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल इंटू बी, जो है 528 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर बार बार मत लिखना, अभी तो मैंने ये लिख दिया है गलती से, कोई बात नहीं, आप इसको हटा देना, क्योंकि हमें वैसे भी अलजेब्रा अपन है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तो उसमें अपन को यूनिट को बार बार लेके नहीं चलना है, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 2x+1, और बी आपका ऑलरेडी x है, तो ये हो गया 528। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2x² + x इक्वल टू 528, ठीक है। और अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो ये बनेगा 528 इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन। अब आप इसको किसी भी मेथड से यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं।
नॉर्मल जो मेथड है वो सभी को आता है मेरे हिसाब से, 10th क्लास तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब आपको वो जो स्प्लिटिंग मेथड है, मिडल स्प्लिटिंग वाला जो मेथड है, जिसमें क्या करते थे हम कांस्टेंट और है ना, अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट होता था, मैं बोल रहा हूँ अगर होता था, कई बार नहीं भी होता है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है तो पहले उसको हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे, 2 × 528, फिर जो रिजल्ट आता था उसको हम फैक्टर करते थे, फिर फैक्टर के अंदर हम ऐसा है ना एक पेयर तैयार करते थे दो नंबर्स का, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडल टर्म आनी चाहिए। याद कर रहे हो वो? ये क्राइटेरिया आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ये मेरे हिसाब से मैंने अभी प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में जहाँ पे भी मैंने वो जो जैसे कौन सा एपी, हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर करवाया था, तो उसमें भी शायद आपने ये देखा होगा, मैंने अप्लाई किया था। तो ये मेथड तो मेरे हिसाब से अब इस सबको आता है, नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं आपको शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा इस चीज़ की, ठीक है। अब जैसे कि इसके अंदर इन्होंने केवल और केवल सिचुएशन रिप्रेजेंट करने को बोला है, तो मैं यहीं पे करके छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the product of two consecutive positive integers is 306, we need to find the integers। प्रैक्टिकली सोचो, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक वाला। तो प्रैक्टिकली सोचो, अगर यहाँ पे इन्होंने कॉन्जिक्यूटिव बोला है, सेकंड क्वेश्चन था ये हमारा, अब यहाँ पे क्या करना है, तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, ठीक है। सो सेकेंड नंबर बी x+1, ठीक है। एक तो बोला है पॉजिटिव इंटीजर है दोनों, और ऊपर से कॉन्जिक्यूटिव है, तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब यही होता है कि एक के बाद एक वाला, जैसे 2 के बाद 3, तो 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए और पॉजिटिव भी है, 3 4 5 6 7 8, तो ये जो कंटिन्यूटी में जा रहे हैं ये सब क्या है, पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक वाला, तो मैंने एक एक्स माना तो ऑब्वियस दूसरा क्या होगा, उससे एक ज़्यादा, तो इसलिए +1, समझ गए, ये डिफरेंस होता है। तो अब यहाँ पे क्या करें, अगर ये बोलते पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो याद रखना यहाँ पे अगर मैंने x लिखा है तो दूसरा होता है x+2, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो 2 के बाद सीधा इवन दूसरा कौन आता है, 4 आता है, तो दोनों में गैप कितने का है, 2 का है, तो इसलिए यहाँ पे +1 नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 2 मैंने x माना है तो ऑब्वियस है 4 क्या रहा होगा, x+2, ठीक है, याद रखना। तो ये इवन के लिए है, अगर कोई बोले कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, और ऑड के लिए भी यही आता है, ऑड के लिए भी यही आता है, अगर जैसे 3 और अगला 5 है तो उसके लिए भी यही होता है, सॉरी 3 हो जाता है जैसे x, तो 5 हो जाएगा x+2, ठीक है। तो याद रखना इवन और ऑड के लिए यही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, x, अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव पूछे, अगर 3 पूछे तो x+4 ले लो अगला, है ना। तो इवन ऑड के लिए ये होता है, लेकिन अगर केवल कॉन्जिक्यूटिव लिखा है, इवन ऑड कुछ नहीं लिखा है, तो आपको सिर्फ ये मानना है x और x+1, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में रहता है। अब इन्होंने बोला है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट बोला है, तो एक x है, दूसरा x+1 है, और उनका प्रोडक्ट है 306, तो ये बना x² + x, और मैं ये 306 लेफ्ट में ले जा रहा हूँ, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन। देखो कितनी छोटी सी थी, है ना, कितना छोटा था। अब यहाँ पे आप चाहो तो लैंग्वेजेस और डाल सकते हो, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज बढ़ते रहते हैं, आप भी ऐसे कर सकते हो अगर करना है तो, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया दैट प्रोडक्ट ऑफ x एंड x+1 इज 306, देयरफॉर, फिर ऐसे लैंग्वेज ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे हिसाब से लैंग्वेज भरना आपको आता है, जो कहते हैं हमें नहीं आता वो एग्जाम्पल्स देख के, और मैं तो उनको एक ही ट्रिक बताऊंगा लैंग्वेज भरने की, या क्वेश्चंस में जो लिखा होता है उसी को थोड़ा सा चेंज करके बार बार जगह जगह पे लिखते रहो, तो अपने आप ही क्वेश्चंस है ना कि मतलब ये सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी मेरे को तो मेन होता है कि उन्होंने स्टेप सही लगाए हैं, कॉन्सेप्ट सही लगाए और आंसर सही है कि नहीं, बस इस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एज पे रिलेटेड है, तो ध्यान से देखिएगा। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। ओके, तो ज़रा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, ठीक है। अब प्रैक्टिकली सोचो, यहाँ पे 2 पर्सन है, ऑब्वियस है हमें क्वाड्रेटिक बनानी है, तो है ना, कुछ ना कुछ तो 2 जनों के बीच में रिलेशन दिया होगा, तो एक पर्सन है रोहन और है एक है उनकी मदर,
ठीक है, तो ऐसे करते हैं, लेट करते हैं हम कि ऑब्वियस है, वो है ना कह रहे उनकी रोहन की मदर जो होगी वो रोहन से तो बड़ी होगी, तो फिर छोटे वाले पर्सन को लेट करना चाहिए ताकि बड़े वाले का उसके थ्रू क्या निकल जाए, रिलेशन निकल जाए। तो लेट कर लेते हैं कि रोहन की एज कितनी है, एक्स ईयर है। ठीक है, तो अगर रोहन की एक्स मानी है और उन्होंने साफ बोला है कि रोहन्स मदर इज, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की जो मदर है वो उससे 26 ईयर ओल्डर है, तो ओल्डर है तो इसका मतलब उस ना रोहन की एज में अगर 26 जोड़ दें तो वो जो एज निकल के आएगी वो उनके मदर की होगी। ठीक है, तो हमने निकाल लिया। अब क्या करना है हमें, तो बोल रहे हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है 3 साल बाद, ध्यान से सुनना क्या बोला है, उनका जो प्रोडक्ट है मतलब उन दोनों की एज, जो एज का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई जो है वो 3 साल बाद कितना होगा, 360 होगा, मतलब 3 साल बाद होगा। तो प्रैक्टिकली ये दोनों की एज में 3 साल की बढ़ोतरी तो करनी पड़ेगी, तीनों को 3 साल आगे ले जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मिथ कहना कह रहे कॉन्सेप्ट होता है, मिस कॉन्सेप्ट होता है कि लोग इनको आगे अगले है ना एज में ले जाते ही नहीं है, या फिर पास्ट में बोला है तो पास्ट में ले जाते नहीं और इन्हीं एज को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं। आप ये देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है, एज प्रॉब्लम में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, 3 years फ्रॉम नाउ या फिर 3 years अगो, ऐसा कुछ भी लिखा होता है तो याद रखो पहले है ना, जैसे मूवीज में कैसा होता है आपको फ्लैशबैक दिखाते हैं मतलब पास्ट में ले जाते हैं, तो क्या पास्ट में भी आपको बूढ़ा ही दिखाते हैं क्या, नहीं ना, या फिर फ्यूचर में दिखाते तो फ्यूचर में भी आपको जवान ही दिखाते हैं क्या, नहीं ना, चेंजेस तो होते हैं एज में। तो वही है, अब इनको क्या करो, 3 years फ्रॉम नाउ बोला है, इसका मतलब फ्यूचर की बात की है, तो 3 years फ्रॉम नाउ बोला है, तो दोनों की एज में हम 3 साल इंक्रीज कर देते हैं। तो ये बन गया 29। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है, तो अब लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रोहन की एज है 3 साल बाद x+3 और रोहन की मदर की एज है x+29 और उनका प्रोडक्ट आ रहा है 360। ओके, अब इसको कर दो सॉल्व, तो x इंटू एक्स कितना, एक्स स्क्वायर और 3 इंटू एक्स 3x, 29 इंटू एक्स 29x और 29 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 87। सो अब आगे कैसे सॉल्व होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 करते तो कितना आता है 32x, ठीक है, प्लस 87 और ये जो 360 है लेफ्ट में जाएगा तो -360 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये माइनस में आएगा आपका क्योंकि लार्जर वन जो है वो नेगेटिव है, तो ये कितना देगा आपको, तो ये 3, फिर उसके बाद ये आपका कितना है 8, तो ये बन जाएगा 7 और ये 2 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में केवल और केवल मेरे को इक्वेशन रिप्रेजेंट करने को बोला इसलिए वहाँ तक कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं इन इक्वेशंस को भी सॉल्व करूँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इन सारे इक्वेशंस को भी सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed if the speed had been 8 km per hour less then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। समझ रहे हो, प्रैक्टिकली देखो, यूनिफॉर्म डिस्टेंस मतलब कि डिस्टेंस फिक्स कर रखी है, स्पीड भी यूनिफॉर्म है उस ट्रेन की। ठीक है, ऑब्वियस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस इनकी फिक्स है 480 किलोमीटर। अब हो क्या रहा है, हम है ना स्पीड में फेरबदल कर रहे हैं बस, बाकी डिस्टेंस कांस्टेंट रखी है, तो स्पीड में फेरबदल करेंगे तो टाइम में चेंज आएगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि पहले तो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही थी और 480 किलोमीटर कवर कर रही थी, लेकिन जैसे हमने स्पीड कम कर दी तो प्रैक्टिकली सोचो स्पीड कम की है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अब उससे 3 घंटे एक्स्ट्रा लगे उस है ना सेम डिस्टेंस को कवर करने में। चलो सॉल्व करते हैं, कैसे होगा देखे ज़रा। तो ये हमारा लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 4th। ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो जैसे कि इसके अंदर ऐसा करते हैं अपन, किसको लेट करें हम इसमें,
तो मैं स्पीड को ही लेट कर लेता हूँ, क्योंकि इन्होंने पूछी भी स्पीड ही है। तो वही मैंने आपको बताया है बहुत बार, जितने भी मैंने चैप्टर्स करवाए हैं सब में मैथ्स के अंदर मैंने आपको यही बोला है कि वर्ड प्रॉब्लम जब भी होती है और जहाँ भी होती है ना, उसके अंदर आपको हमेशा क्या करना चाहिए कि उसके अंदर जो पूछा होता है उसी को लेट करना चाहिए, सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये लेट कर लिया मैंने। ठीक है, ये लेट कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, तो बड़ा आसान सा है। अब मेरे को डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ कि अगर टाइम आपको दे रखा है t, ठीक है, टाइम आपको दे रखा है t, तो इस हिसाब से केस 1 जो होता है उसके अंदर टाइम कितना लगता, मतलब सॉरी स्पीड कैसे पता करते, तो स्पीड इक्वल टू हम लिखते डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 480 और टाइम आप रखते t। ठीक है, ये करते, और स्पीड आपने क्या लेट की है x, तो x इक्वल टू हम लिखते 480 अपॉन टी। अब मैं लेट कर लेता हूँ कि इस केस में जो टाइम लगा है वो t1 है। ठीक है, तो इस हिसाब से t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो t1 वहाँ जाएगा तो ये उसकी वैल्यू निकल के आएगी 480 अपॉन एक्स। ठीक है, इसका मतलब जब यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रेन चल रही थी तो उसका टाइम कितना लग रहा था 480 अपॉन एक्स, जिसमें 480 डिस्टेंस है और अपॉन में क्या है स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। अब लेते हैं केस 2। ठीक है, सेकंड केस, याद रखना इन क्वेश्चंस में ऐसे ही केसेस करके आप सॉल्व करोगे तो आपको इजी पड़ेगा। अब क्या होगा, तो स्पीड इक्वल टू, इसमें भी यही होता है लेकिन अब की बार मैं मान रहा हूँ टाइम लग रहा है t2। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेस करी है, मतलब कम कर दी है। तो इसका मतलब अब आपकी स्पीड क्या होगी, तो जो यूनिफॉर्म स्पीड थी उसमें हम 8 में है ना, कह रहे वैल्यू को 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दी है। तो फिर उस हिसाब से टाइम मैंने इसलिए डाल दिया है t2, क्योंकि अब टाइम हमारा t1 थोड़ी रहेगा, अब टाइम भी तो चेंज होगा। तो इस t2 को हम क्या करते हैं, इस t2 को हम क्या करते हैं वहाँ पे ले जाते हैं। तो क्या बनेगा t2 इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8। ठीक है, t2 को वहाँ लेके गए और ये नीचे आया तो क्या बना 480 अपॉन एक्स माइनस 8। अब क्वेश्चन क्या कहता है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा है कि 3 घंटे ज़्यादा लगे। तो इसका मतलब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे स्पीड हमने कम की है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब ऑब्वियस है, यहाँ साफ पता चल रहा है केस 2 का जो टाइम है वो केस 1 से बड़ा है, मतलब t2 ग्रेटर है t1 से, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो यहाँ पे हमने स्पीड कम की है सेकंड केस में, तो ऑब्वियस है टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये टाइम ग्रेटर हुआ t1 से, तो ग्रेटर हुआ, तो यहाँ पे t2 माइनस t1 अगर करता हूँ तो डिफरेंस कितना आएगा 3 घंटे का, क्योंकि इन्होंने खुद ने बोला है 3 घंटे ज़्यादा लगे, है ना। देखो 3 आवर्स मोर 3 आवर्स लेस, इसका मीनिंग क्या होता है, वो जो 3 आवर्स मोर और लेस बोल रहे हैं वो 3 आवर्स क्या है, वो डिफरेंस ही तो है दोनों टाइम का, दोनों केसेस में जो टाइम निकला है उसका क्या डिफरेंस ही तो है। तो इसलिए हम क्या करते हैं t2 माइनस t1 करेंगे तो 3 आएगा। अब t2 की वैल्यू कितनी है 480 अपॉन एक्स माइनस 8, और इधर साइड t1 की कितनी है 480 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। अब आपके सामने ये फॉर्मेट बना हुआ है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। चलो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। अब सॉल्व करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ ये वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ता है क्योंकि फ्रैक्शन है इसलिए। तो एलसीएम कैसे लोगे, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है मेरे को, क्योंकि ऑब्वियस है ये x माइनस 8 है, ये x है। जैसे एग्जांपल ये अगर 7 है x की वैल्यू, तो ये 7 माइनस 8 कितना होगा -1। तो क्या 7 और -1 में कोई रिलेशन होता है, नहीं। तो इनडायरेक्टली देखें तो इनमें भी कोई रिलेशन नहीं है। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो कि इनमें रिलेशन कैसे नहीं है। कोई बोलेगा कि भाई कैसे नहीं है, दोनों में x आ रहा है, लेकिन x के आने से रिलेशन नहीं बनता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये दोनों का क्या होगा एलसीएम, इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा, तो इसलिए इनको क्या करते हैं क्रॉस कर देते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इधर भी 480 था और उसको x माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और होल अपॉन क्या आ जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या करें, तो अब क्या करें,
अब हमें बस कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला जो 480 है उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दो और साइन बदल दो, और नीचे भी इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 480x माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 480x, और प्लस का 480 इंटू 8 कितना होता है, तो भाई 8 8 ज़ा 64 हुआ, फिर 6 लिखा, 8 4 ज़ा 32, तो 3840। और नीचे क्या आया, तो नीचे मल्टीप्लाई करने पे बना x² माइनस 8x इक्वल टू 3। तो ये देखो यहाँ पे 480x कैंसिल हो रहा है, तो और इस पूरे को अगर वहाँ ले जाते तो क्या फॉर्मेट बनेगा, तो यहाँ पे तो 3840 और इक्वल टू में वहाँ पे 3x² माइनस 8x, तो 3840 इक्वल टू ये कितना आएगा 3x² माइनस, तो 8 3 ज़ा 24x। अब इसको इधर लेके जाते हैं तो फॉर्मेट बनेगा 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब पता है ये आपको अगर थोड़ी टिपिकल लगती हो तो आप अभी भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। नोट करो तीनों में अगर 3 कॉमन आ जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो चेक करो क्या 3 आता है कॉमन, तो मेरे हिसाब से हाँ आ रहा है। तो मैंने 3 कॉमन लिया तो अंदर बना x² माइनस ये क्या था, तो 8, तो 8 3 ज़ा माइनस इसको कैसे करेंगे, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, और 3 8 ज़ा 24 इक्वल टू 0। अब ये 3 वहाँ जाके 0 हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू में 0 है। आपकी इक्वेशन निकल के आई x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, तो कल जो हम लेक्चर करेंगे उसके अंदर आप अगर बोलोगे तो मैं इनको सॉल्व करके बता दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।